हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में जो टॉप 80 मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सॉल्व कराने वाला हूँ। इसकी पीडीएफ मैंने आपको पहले टेलीग्राम चैनल पर दे दी थी। और जैसा कि आपको पता है कि टोटल 80 क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो एक ही वीडियो में तो इनको करना थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ये है आपका पार्ट 1, और इस पार्ट 1 के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कि 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जो पार्ट सेकंड आएगा उसके अंदर हम लोग फिर से नेक्स्ट 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने ये है, और क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इन अ रेस अ साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 625 सेकंड इन द फर्स्ट लैप। ही देन कवर्स द सेकंड लैप ऑफ सेम लेंथ इन 375 सेकंड। एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो देखो, 500 मीटर का डिस्टेंस दो बार ट्रेवल करा है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 1000 मीटर। इसको डिवाइड कर लो टोटल टाइम से। पहले जो आपको टाइम दिख रहा है वो कितना है, 625 सेकंड। और उसके बाद जो टाइम है सेकंड लैप में वो है 375। दोनों को ऐड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 1000, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चन नेक्स्ट अब आपको दिखेंगे वो सब क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। अ कोनिकल शेप्ड कप व्हेन फिल्ड विद आइसक्रीम forms into a shape of a hemisphere at its open end. What is the volume of ice cream if the radius of the base of cone is 3 centimeter and the vertical height of cone is 7 centimeter? तो देखो, क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्या गिवन है हमको, कॉनिकल शेप्ड एक कप हमारे पास है। तो ऐसा कुछ कप मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कप हमारे पास है, ठीक है। फॉर्म्स इनटू शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर एट इट्स ओपन एंड। इसका मतलब ये होगा कि जो ओपन एंड है यहाँ पर कुछ ऐसी शेप है हेमिस्फीयर वाली, ठीक है। आपको पता है ना वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या होगा, इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, यानी कि ये जो लेंथ है ये आपकी 3 हो गई, और वर्टिकल हाइट है आपकी 7, तो ये हो गई 7। आपको क्या बताना है कि वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो वॉल्यूम आप पहले मुझे बताओ कि जो ये हिस्सा है कोनिकल पार्ट, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आपने बोला पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई को लिख लो 22/7, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वहां पर आंसर में पाई नहीं है, ठीक है। आर स्क्वायर एच यानी कि 9 इंटू एच आपका हो गया 7, ठीक है। इतना हिस्सा आपको क्लियर हुआ। ये चीज मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। आपने देखा कि ये 3 बार कट गया, आपको ये दिख रहा है कि इससे ये कट गया। तो ये जो हिस्सा है आपके पास ये कितना आ गया, 66 आ गया। तो ये जो हिस्सा था कोनिकल पार्ट का, उसका वॉल्यूम है 66। जो हेमिस्फेयर वाला पार्ट है उसका क्या होगा, उसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस आपका कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब लिख लो ऐसे। इससे उसको काट दो, 3 स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। 3 स्क्वायर रह गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आपके पास आ गया 44 इंटू 9 डिवाइड बाय 7। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। यहाँ कितना था, 66 था। अच्छा, तो 44 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा, 44 इंटू 9 आपके पास हुआ 396। तो 396/7 ही आ रहा है। अब आपको इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये दोनों वैल्यू जो आपको ऐड करनी है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो होगा क्या, तो आप 66 इंटू 7 कर लो, 66 इंटू 7, और उसको आप ऐड कर लो 396 में, एलसीएम ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 858 डिवाइडेड बाय 7। ये मेरा आंसर आ रहा है। अब आप बोलोगे कि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, पर आप देखो ये जो वैल्यू है 3 से कट भी तो रही है। नीचे आपको 21 दिख रहा है चारों ऑप्शन में। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इसमें 3 से काटा नहीं गया, अगर आप इसको 3 से काट लोगे तो क्या आ जाएगा, 2574 को डिवाइड कर लो 3 से, आपके पास आ जाएगा 858। तो वही चीज है, सेम चीज लिखी हुई है, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो आप देखो कि देखने में आपको शायद ये क्वेश्चन आसान लग रहा हो, पर टाइम इसको करने में लग जाएगा। और एक बार आप यहाँ पर पहुंच गए फिर भी आप हो सकता है कि सोचो, जैसे मैं एक बार के लिए सोचा, यहाँ पर गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर फिल्टर करे हैं, सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। किरण, विशाल एंड दिनेश वर्क इन अ juice factory. Kiran takes 2 hours to extract as much juice as Vishal can in 3 hours. Dinesh takes 5 hours to extract as much juice as Kiran extracts in 4 hours. A tank can be filled with juice in 48 hours. All of them work together. तो कितना टाइम लगेगा if Dinesh alone is trying to fill the tank. अच्छा, अब देखो क्वेश्चन को आप लोग समझना। एफिशिएंसी में यहाँ पर लिखने वाला हूँ। एक तरफ है किरण और विशाल, और यहाँ पर है दिनेश, ठीक है।
किरण 2 घंटे में उतना जूस निकाल सकता है जितना विशाल निकाल रहा है 3 घंटे में। तो किरण की एफिशिएंसी अगर 3 है तो विशाल की होगी 2। मैंने एफिशिएंसी का केवल रेशियो लिखा है, ठीक है। दिनेश 5 घंटे में उतना जूस निकाल सकता है जितना कि किरण निकाल रहा है 4 घंटे में। तो किरण की एफिशिएंसी अगर 5 है तो जो दिनेश है उसकी एफिशिएंसी होगी 4। यहां से मैं एफिशिएंसी को बैलेंस कर रहा हूं, मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूंगा। इसकी अगर 15 है तो जो वी था उसकी आ गई 10 और इसकी कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। आप तीनों मिलके 48 आवर्स में निकाल सकते हैं। तो आप तीनों को ऐड करने को करोगे तो आपके पास क्या आएगा 37। तो 37 इंटू 48 ये तो हो गया टोटल काम। अब इसको अकेले कौन कर रहा है दिनेश, दिनेश की है 12। इसको काट लो, यहाँ पर आ जाएगा 4। 37 इंटू 4 करेक्ट आंसर आपका हो गया 148। तो ऐसे आप क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत जल्दी कर सकते हो जैसे मैंने करा है, ठीक है। अगला सवाल ये है, देखने में काफी खतरनाक सा लग रहा है और ऐसा सवाल अगर आपके सामने एग्जाम में आ गया तो आप क्या करोगे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अब देखो कई लोग आपको बोलेंगे कि आप इसको बेसिक से कर लो, कई लोग बोलेंगे कि आपको वैल्यू पुटिंग से करना चाहिए। फिलहाल जो चीज मुझे समझ में आ रही है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कभी कभी कि अगर ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक से करोगे और अगर आप इस क्वेश्चन में फंसे तो इसको जो क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है इसको लिखने में आपको समय बहुत लग जाएगा। तो कोई ऐसा मेथड होना चाहिए कि ये जो चीज है वो एग्जाम में आपको लिखनी ना पड़े, ठीक है। उसके लिए मुझे लग रहा है कि वैल्यू पुटिंग ज्यादा ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको एक एक डालता तो एक्स मेरा कितना जाता -1 आ जाता और वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि एक एक में आप देखोगे कि ये टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में 0 बनेंगे। तो वहां पर आप थोड़ा सा फंस सकते हो। आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू डाल लो। जैसे मुझे क्या समझ में आया जब मैंने थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगाया कि अगर मैं z और y, ठीक है, y और z को मैं डाल रहा हूँ अपनी तरफ से 4। अब आप बोलोगे कि 4 क्यों डाला। अगर मैं 2 डालता ना तो x की वैल्यू 1/x की वैल्यू आ रही होती है 0 और फिर मैं फिर से फंस जाता। तो y और z को मैंने डाला 4, तो यहाँ पर 1/4 ऐड करने पर हुआ 1/2। 1 माइनस 1/2 फिर भी रह गया 1/2। तो 1/x किसके बराबर है 1/2 के बराबर, यानी कि जो x है वो आपका आ गया 2। तो अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं और कोई भी टर्म आपका 0 नहीं होने वाला जो चीज पूछी गई है उसमें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो चीज मैंने करी है वो आपको समझ में आई, हमने कैसे करा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन में वैल्यू को डाल दो और बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 1/z-1 यानी कि 1/3। इसको किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 1/x प्लस 1/y यानी कि 1/4 प्लस 1/2, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 3/4 प्लस 1/y-1 फिर से 1/3 हो गया। और यहाँ क्या है हमारे पास 1/x प्लस 1/z जो कि सिंपली से 3/4 होने वाला है, ठीक है, प्लस 1/x-1 यानी कि तो सिंपली 1 रह गया। 1 इंटू 1/y प्लस 1/z आपका 1/2 हो गया। देख लो क्या आंसर आ रहा है 1/4 प्लस 1/4 1/2 1/2 1/2 करेक्ट आंसर हो गया 1। तो अगर आप वैल्यू पुटिंग भी ठीक से कर रहे हो ना तो भी आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू बराबर पी आर। पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं प्यारा सा, ये ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें क्या गिवन है आपको कि जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है। तो आपको पता है अपोजिट एंगल भी बराबर होने वाले हैं, कोई डाउट की बात उसमें है ही नहीं। ऐसे एक पॉइंट है आपका पी क्यू पर इस तरीके से कि पी एस बराबर है आर एस की, ठीक है। तो पी एस बराबर आर एस है तो इस एस पॉइंट को यहां लेते हैं ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। ये है मेरा एस पॉइंट। क्या गिवन है कि जो पी एस है वो आर एस के बराबर है। पी एस बराबर आर एस बराबर क्यू आर, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में जो गेम है ना वो पूरे एंगल्स का है। सबसे पहले जो आपका पी क्यू बराबर था पी आर के लिए, उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल अगर मैं अल्फा लेके चलूं तो ये पूरा बड़ा सा एंगल भी आपके पास अल्फा आया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब आप देखो ये जो साइड हमारे पास थी पी एस को मैं थोड़ा शेड कर देता हूँ। ये जो साइड आपके पास थी पी एस ये एक्चुअल में किसके बराबर थी, पी एस को हम ऐसे शो करते हैं। ये जो साइड पी एस थी आपकी ये बराबर थी आर एस की, आपकी साइड आर एस के बराबर है। और ये जो साइड आर एस है किसके बराबर है, ये आर एस आपकी क्यू आर के बराबर है, ठीक है। यानी कि इस क्यू आर के अपोजिट जो भी एंगल होगा वही एंगल कहां पर होगा, क्यू आर के अपोजिट जो एंगल होगा वो सेम एंगल एस आर के अपोजिट वाला होगा। और यहां आपको दिखा कि अल्फा था तो ये जो एंगल है ये भी आपका अल्फा आ गया, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि हमने ये एंगल अल्फा कैसे निकाला, ठीक है। आगे का क्वेश्चन करना है इसमें काफी आसान है। अब आप ये देखो कि जो साइड हमारे पास पी एस थी वो एस आर के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी ये वाला एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा वो दोनों बराबर होने चाहिए, अपोजिट एंगल
टू द अपोजिट साइड आर ऑलवेज इक्वल। और इनका जो समेशन है वो कितना है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इनका जो समेशन है वो आप मुझे बताओ कि कितना है। तो इनका जो समेशन है ना यार, वो आपको दिख रहा है कि इस अल्फा के बराबर है, जो कि एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एंगल जो आपका होगा वो अल्फा बाई टू होगा, और ये एंगल वो ये भी अल्फा बाई टू होगा। ठीक है, यहां तक के स्टेप आपको समझ में आने चाहिए। अब आप देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, तीन एंगल आपको ट्रायंगल के पता है, पी क्यू आर के। तो समेशन उनका 180 डिग्री है, टू अल्फा प्लस अल्फा बाई टू बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो 5 अल्फा बाई टू है आपके पास 180 आ गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 72। और मुझे क्या बताना था, मुझे बताना था कि अल्फा बाई टू कितना होगा, कि एंगल क्यू पी आर यानी कि 36 डिग्री। ये है करेक्ट आंसर, और 72 भी ऑप्शन में दे दिया ताकि आप गलत टिक कर दो। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर ऐसा सवाल सीजीएल में आएगा तो भी एकदम मजा आ जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। इसमें तो बताने की कोई वैसे आवश्यकता है नहीं, बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैं कैसे करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को, कोई बेसिक तरीके से, जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 10th 11th क्लास में। ठीक है, मुझे इसकी कोई भी ट्रिक याद नहीं है। तो x की वैल्यू तो गिवन है यहाँ पर। ठीक है, और जो 1000x होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आपने बोला यार 1000x की वैल्यू होनी चाहिए 1234 पॉइंट, फिर से ये 234 बार जो भी है, और x की वैल्यू आपको पहले से पता थी जो कि थी 1.234 बार। आप दोनों को माइनस करते हो तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है, डिफरेंस इनका कितना है 1233, और डिवाइड आप कर रहे हो 999 से। अब सेम चीज आप y के लिए कर लो। ठीक है, वहां से आपके पास जो y आएगा वो कितना आ जाएगा, आप यहाँ पर 4321 में से किसको माइनस कर रहे हो, 4321 में से आप 4 को ही माइनस कर रहे हो, तो आपके पास आ जाएगा 4317। ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर रहे हैं, फिर से 999, दोनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, 5550 डिवाइडेड बाय 999, ये है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फॉर्मूला लगाना है केवल एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का। तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या बच जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा एक्स प्लस वाई, और डिवीजन में क्या है, डिवीजन में तो जो चीज थी वो तो हम पहले कैंसिल कर चुके हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन, ये जो चीज आपके पास आ रही है 3/1 आ रही है। ठीक है, इसको भी फिलहाल यहीं पे हम लोग छोड़ते हैं। अब इसको तोड़ लो तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई। तो जो एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन है वो कितना आ रहा है, 5/6 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या बताना है कि 2x रेशियो 3y कितना होगा। अच्छा ठीक है, तो हमको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। हमको अब केवल x और y के लिए पहले सॉल्व कर लेना है। ठीक है, x प्लस वाई 3 है और x माइनस वाई 5/6 है। तो आप पहले मुझे बताओ कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 2x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, आप दोनों को ऐड कर लोगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 प्लस 5/6, जो कि कितना हो गया 23 डिवाइड बाई 6, कि आपकी 2x की वैल्यू है। इसी तरीके से डिफरेंस ले लो तो वो आपकी 2y की वैल्यू हो जाएगी। तो डिफरेंस कितना है, 18-5/6, सॉरी हाँ 18-5/6, डायरेक्ट मैंने बोल दिया। ठीक है, तो 18-5 कितना हुआ 13, तो 13/6 ये आपके पास आ गया। अब क्या बताना है, 2x/3y, वही है कि 23 × 2 हो गया आपके पास 46 डिवाइड बाय 13 × 3 39, ये हो गया करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था काफी, पर क्योंकि थोड़ा सा नया है ना इसलिए मैंने आपको सॉल्व करवाया है। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या एग्जामिनर आपसे करवाना चाहता है इसमें। अ वॉल 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर हाई एंड 90 सेंटीमीटर थिक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, given that one pack contains 450 bricks, how many packs of bricks will be required if each brick is of dimension 10 into 7.5 into 7 and the cement and sand mixture occupies 1/18th volume of the wall। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। ठीक है, मजा आ गया एकदम देख के। और आप देखोगे ऑप्शन कितने पास है, 387, 388, 389, 390। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो समय लगेगा करने में। ठीक है, तो पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो वॉल्यूम एक्चुअल में ब्रिक्स, एक्चुअल में जो हमारे पास वो है ईंटें ब्रिक्स, उसकी कितनी है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में इसको लिखो 120 इंटू 90, सॉरी 1200 इंटू 90, 900 सॉरी इंटू 90, ये है, ऐसे लिख लो। ठीक है, इसका जो 1/18th वॉल्यूम है वो किसका है, वो तो यहाँ पर जो बाकी की चीजें थी आलतू फालतू सीमेंट वगैरह उनका था। तो जो 17/18th हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो कि हमको भरना है ईंटों से। ठीक है, अब एक जो हमारे पास पैक है, ठीक है,
उसमें कितनी ईंटें हैं? तो आपने बोला 450 ईंटें हैं, और एक ईंट का डायमेंशन कितना है? 10 इंटू 7.5 इंटू 7। तो ये एक लाइन में हमने लिख लिया। ये कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी, इतने पैक रिक्वायर्ड होंगे, ये चीज सॉल्व करनी है। यहां तक सब लोग को क्लियर हुआ? तो फालतू की चीज आप काटना शुरू करो। एक जीरो से हमने ये जीरो हटा दिया जो कि किसी काम का नहीं था। इसको काटा तो 5 रह गया, ठीक है। इसको काटा तो 2 रह गया। 5 इंटू 2 ये आपके पास हो गया 10, ठीक है। और इस 7.5 का कुछ कर सकते हो? 7.5 का हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 15 इंटू 8 120 होता है, तो ये चला जाएगा 16 बार, ठीक है। तो आपके पास ये आ रहा है 160 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 7, ये चीज आ रही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं, ठीक है। 160 इंटू 17 कितना हुआ मेरे पास? 160 इंटू 17 2720 डिवाइडेड बाय 7। डिवाइड कर देख लेते हैं एक बार, डिवाइड करके 7 से इसको। आपके पास आएगा 388.57। अब आप खुद ही देखो कि कितना क्लोज एग्जामिनर आपको ले गया है। 0.57 आया है, ठीक है। तो 388 को टिक नहीं करना है, 389 को टिक करना है, क्योंकि 0.57 वहां पर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। इस क्वेश्चन में समझने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इस क्वेश्चन को कर पाएगा एग्जाम के अंदर। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो मतलब आप मेंसुरेशन के मास्टर बन गए हो। आप मेंसुरेशन में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड भी आएगा तो ये काफी ट्विस्टेड क्वेश्चन है, देखने सॉल्यूशन देख के आपको शायद लग रहा हो कि आसान हो, पर एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को हैंडल करना सच में बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि ऑप्शन सेट करे गए ना, तो बहुत चांसेस क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हो, ठीक है। तो ये है अगला क्वेश्चन, और काफी प्यारा क्वेश्चन है मंथली इंस्टॉलमेंट का। A digital notepad is available for 25,000 cash or 2,500 down payment followed by 4 equal monthly installment. If the rate of interest charged is 24% per annum simple interest, what is the monthly installment? तो अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो ये इंस्टॉलमेंट वगैरह के जो भी क्वेश्चन है मेरे को कभी समझ में नहीं आए। मैंने बहुत कोशिश करा कि इनको मैं ऐसे समझ लूं वैसे समझ लूं, मुझे कोई इनका परफेक्ट मेथड आज तक नहीं मिला। और जब भी ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर तो मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, ठीक है। मैं आपको एकदम सच बता रहा हूँ, पर फिर भी जितना मेरे को पता है मैं उस तरीके से ट्राई करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो, अगर कैश डाउन पेमेंट 2,500 का हमने दे दिया, उसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो जो इफेक्टिवली पैसा बचा जो हमको वापस करना है, वो पैसा वापस जो करना है वो कितना है? तो आपने बोला कि 22,500 वो पैसा है, ठीक है। इतना पैसा अभी भी हमको वापस करना है। और देखो, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है तो मैं मंथली रेट में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अब पर एनम अगर 24% था, तो जो मंथली रेट है एम, वो हमारा 2% हुआ। 2% हमारा मंथली रेट है, ठीक है। अब क्योंकि 2% मंथली रेट है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मेरी इंस्टॉलमेंट थी, और क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आंसर आपका वैसे भी नियरेस्ट इंटीजर में आना है, ठीक है, टू द नियरेस्ट टेंस, मतलब कि अप्रोक्स आंसर हमको निकालना है, ठीक है। परफेक्ट वैल्यू नहीं कटने वाली कोई भी। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट थी मेरी, वो थी 100 रुपए की। ये मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट थी। ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ पे करी, यहाँ पर है फर्स्ट मंथ, ये है एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, और ये फोर्थ मंथ, ठीक है। यहाँ पर आपने पे करे 100 रुपए, 100 रुपए थी मंथली इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट मंथ में आपने पे करे 100 रुपए, ठीक है। फिर यहाँ पर 100 रुपए, फिर यहाँ पर 100 रुपए। अब देखो, ये जो इंस्टॉलमेंट आपने पे करी 100 रुपए की एट द एंड ऑफ 1 मंथ, ये इफेक्टिवली कितने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर रही? आपने बोला कि 3 मंथ के लिए रही, तो 3 मंथ में कितना मिलना चाहिए? 6%। तो इस वाले 100 पर जो इंटरेस्ट बनता है वो 6 बनता है, अगले वाले 100 पर इंटरेस्ट बनता है 4, इस पर 2, और इसी तरह से इस पर जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है वो देखे तो हिसाब पूरा चुकता हो गया, तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं है, तो यहाँ पर 0 आया, ठीक है। ये जो 22,500 रुपए थे, इस पर तो पूरे के पूरे जो 4 महीने हैं उसके लिए इंटरेस्ट बनता है। सही कह रहा हूं मैं, है ना? तो इस पर जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए? 8%। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इस पर जो इंटरेस्ट बनना चाहिए वो 8% बनना चाहिए। इसका 8% कितना हुआ वो आप इसमें ऐड करो, ठीक है। तो इसका 8% सिंपली क्या होगा? 8 इंटू 225, ठीक है। 8 इंटू 225 जो कि आपके पास हुआ 1800, ये इसका 8% हो गया, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ 1800 को, जो हमारा पैसा हमको वापस करना था उसमें। तो हमारे पास आ गया 24,300। अभी एक्चुअल में किसकी वैल्यू है? आप देखो यहाँ पर हमने कितने पैसे वापस कर दिए। तो आपने देखा कि 400 तो ऐसे वापस कर दिए और 12 और, तो जो 412 है उसकी वैल्यू मेरे पास ही आई है, ठीक है।
24300। यहाँ से आपको 100 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि यही तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो आप देखो कि कितनी बार ये कट रहा है। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ 812 से, तो मेरे पास ये आ जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, अप्रोक्स 58.98। और इसीलिए क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है उसने आपसे बोला था कि अप्रोक्स वैल्यू आप मुझे निकाल के दो क्योंकि परफेक्ट वैल्यू नहीं कट रही है। ठीक है, एक की वैल्यू आपकी 58.98 है, तो 100 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 100 की वैल्यू क्या आएगी 5898। ये एक्चुअल में करेक्ट आंसर होना चाहिए, पर क्योंकि उसने पहले बोल दिया कि आप राउंड ऑफ कर दो तो 5900 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। काफी अच्छा ही मेथड है जो मैंने आपको बताया है, पर ये क्वेश्चन अपने आप में काफी कैलकुलेटिव है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप इनको हमेशा लास्ट में करना। ठीक है, अगला सवाल ये है आपकी स्क्रीन पर, क्या गिवन है इसमें आपको, Nikita would gain 20% by selling a table fan for rupees 640 and would gain 12% by selling a wall clock for 1008. She sells the table fan for rupees 980. What is the least price for which she must sell the wall clock to avoid any loss on the two together? अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है काफी। तो अगर 20% का फायदा होगा टेबल फैन बेचने पर, तब जो सेलिंग प्राइस है वो 840 है, यानी कि यार 5 से 6 जब चीज हो रही है तो जो 6 है वो 840 है, तो जो 5 होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 700। इस तरीके से 12% का फायदा होगा, यानी कि यार कोई चीज अगर 100 की थी तो वो 112 की बन गई। ठीक है, और तब जो सेलिंग प्राइस था वो था 1008, तो यहां पर क्या आना चाहिए, तो देख लेते हैं 1008 को 12 से डिवाइड करके। ठीक है, यानी कि यहां पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 840। ठीक है, अच्छा 112 से डिवाइड करना, सॉरी, तो यहां पर 900 आएगा, 900। ठीक है, तो 900 उसका कॉस्ट प्राइस है। अब देखते हैं कि क्या हुआ, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 900 और 700 यानी कि 1600। ये है आपका टोटल सीपी। ठीक है, अब एक चीज अगर उसने बेच दी 980 रुपीज की, तो दूसरा आइटम कितने का बेचना चाहिए कि कोई भी लॉस ना हो, तो दिन का डिफरेंस ले लो बस, और तो कुछ नहीं करना। 620 रुपए आपका आंसर है। क्वेश्चन को अगर ऐसे करोगे तो बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल ये है आपके सामने, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये सवाल ना यार एक्चुअल में इसीलिए बनाया गया ताकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से टेस्ट करा जाए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये जो आपके पास टर्म्स लिखे हुए हैं, तो इनको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, आपको पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको इतना पहले। तो ऊपर आपके पास क्या आया, ऊपर टर्म जो आपके पास है वो है 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी। अब उसको आप कैसे लिख सकते हो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, मैं फॉर्मूले आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस बचा रहे। 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, ये आपका बेसिकली क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये होता है आपका 2 कॉस ए कॉस बी। इसी तरीके से काफी और भी फॉर्मूले होते हैं, अगर उनको लिखने चला तो काफी समय हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सेपरेटली आपको किसी वीडियो में बता दूंगा, फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स है मुझे उम्मीद है कि वो तो आपको समझ में आएंगे। इसमें देखो क्या आएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना हो गया, तो आपने बोला यार कि ये सिंपली हो गया कॉस ऑफ 5 थीटा। सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपके पास क्या था यहाँ पर, सबसे पहले आपके पास था कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, है ना। आपके पास आया कॉस ऑफ 5 थीटा, फिर प्लस में क्या है, डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस, इसको आप cos 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा भी लिख सकते हो, यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर cos थीटा सिंपली, ये डिफरेंस है। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर क्योंकि माइनस साइन था तो अंदर की जो भी टर्म है वो आपके माइनस साइन के सम आ गए। ठीक है, इनका समेशन क्या हुआ, cos ऑफ 9 थीटा, और फिर मेरे पास है डिफरेंस कितना है 5 थीटा, यानी कि माइनस cos 5 थीटा। ये केवल आपका न्यूमरेटर चल रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहां पर भी सेम चीज होगी, प्लस का cos 11 थीटा, और फिर है प्लस का cos 9 थीटा। तो अब देखो कि कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो ये इससे कैंसिल हुआ, cos 5 थीटा पे आपका इससे कैंसिल हो गया, केवल cos 11 थीटा यहाँ पर रह गया है। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको डिनोमीटर भी लिखना पड़ेगा। डिनोमीटर में देखो क्या फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, तो साइन ए साइन बी, या फिर बोलो कि 2 साइन ए साइन बी कब आता है, जब आपके पास cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है। ठीक है,
ये स्टेप आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो टर्म मेरे पास आएंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में वो क्या होंगे, डिनोमिनेटर को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म होंगे यहाँ पर होगा कॉस ए माइनस बी, जो कि सिंपली होने वाला है आपके पास कॉस थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, यानी कि माइनस कॉस 7 थीटा। इसी तरीके से आगे लिखो, यहाँ पर क्योंकि माइनस साइन था तो उसके साथ आपके पास आ जाएगा इनका डिफरेंस जो कि होगा कॉस 3 थीटा, ठीक है, और माइनस यानी कि माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस, जो कि आपके पास है प्लस का कॉस 7 थीटा, और फिर यहाँ पर प्लस इनका समेशन हुआ, डिफरेंस इनका हुआ 3 थीटा, तो कॉस 3 थीटा माइनस कॉस ए प्लस बी, जो कि हो गया कॉस 11 थीटा। अब देखो कौन से टर्म कैंसिल हुए, तो हमें दिख रहा है कि एक जो टर्म कैंसिल हुआ वो है कॉस 7 थीटा वाला, और कॉस 3 थीटा वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब काफी टर्म्स हमारे कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज बच गई उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ आपके पास बच गया था कॉस थीटा प्लस कॉस 11 थीटा न्यूमिनेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है कॉस थीटा माइनस कॉस 11 थीटा, केवल इतना ही तो बचा हुआ है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। अब फॉर्मूला कौन सा पता होना चाहिए, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कॉस ऑफ सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी, ये दो फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। तो कॉस सी प्लस कॉस डी जो होता है वो होता है 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन सी माइनस डी बाई 2। अब ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने और देखना है कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो ऊपर क्या आया, ऊपर आपके पास आया 2 टाइम्स कॉस ऑफ समेशन डिवाइड बाई 2, यानी कि कॉस ऑफ 6 थीटा हो गया, इंटू फिर मेरे पास है कॉस ऑफ डिफरेंस बाई 2, तो डिफरेंस आपको दिखा 10 थीटा डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 थीटा रह गया, कॉस ऑफ 5 थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर देखो ये चीज कितनी आ जाएगी, अब ये आप मुझे बताओ। ये आपको दिख रहा है कि -2 पहले तो है, -2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो यानी कि साइन 6 थीटा आया, मल्टीप्लाइड विथ अगला टर्म क्या होने वाला है साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 क्या होगा, ये आप लोग ध्यान से देखना। साइन ऑफ सी माइनस डी बाई जो होगा वो कितना हुआ -10 थीटा, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा माइनस कॉस 11 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आपके पास आना चाहिए था साइन ऑफ -5 थीटा, ठीक है, और वो क्या बन जाता -sin 5 थीटा, -sin 5 थीटा। तो आप देख रहे हो कि जो माइनस माइनस ही कैंसिल होने वाला था, टू तो टू से कैंसिल वैसे ही होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आना चाहिए था, वैसे आंसर आपका आना चाहिए था cot 6 थीटा इंटू कॉट 5 थीटा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए cot 6 थीटा इंटू cos 5 थीटा, सॉरी इंटू cot 5 थीटा। कॉट कॉट क्या दोनों तरफ कहीं पे है, आपको देख रहे हैं कॉट कॉट तो इन दोनों है ही नहीं, तो फिर हमको इसी को लेके चलना पड़ेगा, पर इसमें एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो थोड़ा आप लोग देख लेना, पर वैसे माइनस साइन मेरे केस में तो नहीं आ रहा है। कॉट 6 थीटा कॉट 5 थीटा वो तो आ चुका है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, और बेसिक से तो ऐसे कर सकते हो, बाकी अगर कोई और तरीका है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वैसे भी मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है। वैल्यू पुटिंग में देखो होता है क्या है ना, कि अब इसमें मैं 30 डिग्री पुट करूँ, 0 पुट करूँ, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, ठीक है, 45 30 कुछ भी डालने पर प्रॉब्लम हर केस में आ रही है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यू पुटिंग ना करो तो ठीक है। वैसे अगर आप इस पर कमांड कर लो तो इसको भी आप 2 मिनट में तो सवाल को कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी जैसा आपको ठीक लगे, पर करना कैसे मैंने आपको बता दिया। अब कल को इसमें और कुछ फेरबदल करके एग्जाम में आ जाए, ऐसा तो नहीं कि सेम क्वेश्चन अब आ जाएगा, कुछ फेरबदल करके ही आएगा, तो फिर आप ना फंसो, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूले तो एटलीस्ट याद रखो। कल को हो सकता है कि इसी क्वेश्चन का एक छोटा वर्जन आ जाए, तो एटलीस्ट उस छोटे वर्जन को तो आप सोल्व कर पाओ, ठीक है। जरूरी नहीं कि, हो सकता है कि जो आपके पास न्यूमिनेटर में चीज लिखी है केवल इसी को सोल्व करने को दे दे वो सीजीएल के अंदर, ठीक है, इसलिए आपको आनी चाहिए चीजें। अगला सवाल ये है आपके सामने, ज्ञान की बात कुछ ज्यादा ही हो गई। A metro train runs at a speed of 40 km/h from station A to station B, covering a distance of 30 km. It stops at 5 stations in between for 5 minutes at each station. What is the average speed of the train from A to B? तो देखो कितने स्टेशन है, 5 स्टेशन है, हर स्टेशन पे 5 मिनट ट्रेन आपकी रुकी हुई है, ठीक है। डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल करा है, डिस्टेंस ट्रेवल करा है केवल 30 किलोमीटर का।
तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है कि 30 किलोमीटर ट्रेवल करा, टोटल टाइम कितना हो गया? देखो 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में वैसे कितना टाइम लगता है? अगर स्पीड आपकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड है, और आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? केवल 30 किलोमीटर। तो उसमें टाइम कितना लगा? तो आपने बोला यार कि 1 घंटे से थोड़ा सा कम समय लगेगा, क्योंकि 1 घंटे में तो 40 किलोमीटर ट्रेवल करते है ना। तो 1 घंटे से थोड़ा कम समय लगा। कितना समय लगा? बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऐसे समझ लो, तो 3/4 इतने घंटे लगे, है ना। अब कुछ मिनट स्टॉपेज भी थे, 5 स्टेशन पर रुकी 5 मिनट के लिए ईच, यानी कि 25 मिनट वेस्ट हुए। 25 मिनट को फ्रैक्शन में लिख दो घंटे के, यानी कि 25/60, जो कि मैं लिख सकता हूँ 5/12। तो ये है वो टोटल टाइम, ये है वो टोटल आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है, जो मैंने लिख दी। तो कितना आ जाएगा ये? 30 एलसीएम लोगे तो 9 और 5 कितना हो गया? 9 और 5 आपके पास हो गया 14, तो 14/12, ठीक है। काट लो तो कितना आ जाएगा? 7/6। तो 30 × 6 यानी कि 180/7, यही तो आ रहा है। चेक कर लेता हूं मैं, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है, 25.7। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। 1 + cot² θ बराबर 625/49, थीटा एक्यूट है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 1/2 क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये जो वैल्यू है वो बेसिकली है क्या, ये समझते हैं। cot² θ की क्या वैल्यू है? cot² θ ये आपके पास आ गया, -1 कर लो इसमें से। तो 625 में से अगर मैं 49 हटा दूं तो मेरे पास बचा 576, 576/49। तो यार जो cot θ है ना वो कितना आया? अंडर रूट ले लो इसका, तो ये तो होगा 24 और नीचे रह गया 7, 24/7। तो ट्राइंगल हमारा बन चुका है, ये ट्राइंगल है। कॉट है ना वो, तो यानी कि ये 24 है, ये 7 है, और ये 25 है, और ये थीटा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? तो आपके पास है 7/25 प्लस 24/25। इसका हम लोग अंडर रूट ले रहे हैं पूरी वैल्यू का, है ना। पूरी वैल्यू को हमने अंडर रूट लिया है। अब ठीक है, तो ऐड कर लो, 31 आ गया, और 25 का रूट तो 5 होता है, तो √31/5 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। स्क्वायर a+b+c का होल स्क्वायर यानी कि 289 जो है वो एक्चुअल में किसके बराबर है? a² + b² + c² प्लस 2 टाइम्स ab+bc+c। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला और होता है, वो हम लोग कैसे समझेंगे, देखो ऐसे आप लोग समझना। चलो कोई नहीं, फॉर्मूला छोड़ो, आंसर कैसे लाने ये समझो पहले। 289 किसके बराबर है, जो मैं आपको क्या बता रहा था, a² + b² + c² 117 प्लस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो AB प्लस BC प्लस CA, ये वैल्यू कितनी है मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, या फिर ये वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। तो इनका डिफरेंस जो है वही तो वैल्यू आ गई। तो 289 में से पहले हम लोग 117 को बड़े प्यार से माइनस कर देते हैं, ठीक है। 289 में से मैंने 117 को माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया 172, ठीक है, 172, ये वैल्यू आ गई 172। अब देखो पूछा क्या क्या था, तो जिस जो चीज पूछी गई अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख जाएगा, a² + b² प्लस b² + c² प्लस c² + a², फिर है -2ab -2bc -2c, यानी कि 2 टाइम्स तो बनना है a² + b² + c² का, ठीक है। और उसमें से माइनस हो रहा है 2 टाइम्स ab + bc + ca। ये वैल्यू मेरे पास पहले से 172, ये कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स 117, इसमें से माइनस कर दो 172 को, तो 234 माइनस 172, करेक्ट आंसर आपके पास आ गया 62, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं गाइस इस क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं इस क्वेश्चन को। a माइनस बी मुझे दिख रहा है और a³ - b³, ऐसा कुछ रिलेशन सा मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, किसी को पता है इस चीज का डायरेक्ट फॉर्मूला, आप मुझे बताओ। तो पहले हम लिखते हैं a माइनस बी, ठीक है, फिर हम लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, और +3ab या फिर -3ab,
इस केस में हम लोग करते हैं +3ab, तो +3ab यानी कि प्रोडक्ट 2x इंटू 1/4x। ये चीज सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आ गया। तो 8 इंटू 64 प्लस ये हुआ 3/2, 64 प्लस 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 128 प्लस 3, 128 प्लस 3 यानी कि 131। करेक्ट आंसर आ गया 524। देखो आपको शायद लगता हो कि मैं बहुत तेज तेज सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन, पर मेरी बात मानो एग्जाम के अंदर ऐसे ही सॉल्व करोगे। जो जितनी चीज मैंने लिखी है उससे एक लाइन ज्यादा नहीं लिखनी है, ठीक है। अच्छा ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया था, मंथली इंस्टॉलमेंट वाला है ना, अच्छा एनुअल इंस्टॉलमेंट वाला है, तो इसको आप लोग कर लोगे। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, सेम वैसे आपको करना है, और शायद उसी तरीके से केस है। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, देखते हैं कि कैसे हो सकता है क्वेश्चन। और यार हमेशा याद रखना कि जब इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला केस हो ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो वो करना बहुत आसान होता है। 25% का रेट यानी कि 4 से 5। अब देखो नेक्स्ट ईयर आप इसका स्क्वायर लिखोगे 16 से 25, और फिर एक थर्ड पावर यानी कि 64 से 125। अब क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो इक्वल बना लेते हैं। कैसे इक्वल बनाएंगे, आप पहले इंस्टॉलमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो 25 से, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो उधर 5 से, और तीसरे को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब देखो कि टोटल जो बना वो कितना बना, तो यहां पर बना 100 प्लस 80 प्लस 64, 100 प्लस 80 180, 180 और 64 बना गया आपके पास 244। तो 244 अगर हमने लिए थे तो वापस कितने करने पड़ गए, 125 इंटू 3 यानी कि 375। तो ये टोटल पैसा जो लिया, ये टोटल पैसा जो वापस करा, ये आपकी ईच इंस्टॉलमेंट। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि वैल्यू क्या गिवन है। वैल्यू हमको क्या गिवन है, हमको निकालना क्या है पहले, ईच इंस्टॉलमेंट यानी कि मुझे 125 की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे पहले 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इंस्टॉलमेंट यहाँ पर मतलब जो पैसा वापस करना था वो कितना था, आपने बोला 20,000, ये वापस करना था, ठीक है, इतना अमाउंट वापस करना था। ये जो 244 है इसी की वैल्यू तो है क्वेश्चन में एक्चुअल में 20,000, ये वैल्यू आपके पास है 20,000। तो ऐसा आपको निकालनी पड़ेगी 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू निकाल के देखते हैं, कैलकुलेशन तो है ही, और उसने पहले ही आपको बोल दिया क्वेश्चन के अंदर के कैलकुलेशन तो है भाई, ठीक है। तो 20,000 डिवाइड कर लेते हैं 244 से, और मैं जस्ट एक बार इसको चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो 1 की क्या वैल्यू आई है मेरे पास, 81.96। तो ऐसी कैलकुलेशन है, आप खुद ही देखो कि कैलकुलेटर सवाल एक्चुअल में आ रहे हैं, आप इसमें और कुछ नहीं कर सकते। और वैल्यू देख लो कितनी फास्ट है दोनों आपस में, तो मजाक ही हो गया यार। अगर मतलब ऑप्शन में ये भी आएगा और ऑप्शन में ये भी आएगा, तो सीधा सीधा मजाक हो गया आप लोग के साथ। 10245.09, 10245.90, मतलब आप डेसिमल की तीसरी प्लेस भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप डेसिमल की तीसरी प्लेस भी छोड़ी तो भी इसमें आप फंस जाओगे दोनों में, ठीक है। ये तो एकदम मैजिक मूवमेंट आप मान लो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था कि इतने क्लोज ऑप्शन एग्जाम के अंदर आ जाए। कितने क्लोज ही ऑप्शन है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर क्लोज, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है 1 की 81.96, 125 की वैल्यू बतानी है। अप्रॉक्स वैल्यू में ऐसा नहीं करना चाहिए कि डेसिमल में भी आप सेम वैल्यू दे दो, ठीक है, इतनी क्लोज गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 125 से, तो आपके पास आ रहा है 1025245.90, ये करेक्ट आंसर आ रहा है। और सही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर करना मतलब बहुत ही बड़ी बात हो गई। अगर ऐसे ऑप्शन आए ना और आप इसको भी एग्जाम में कर दे रहे हो तो फिर लेजेंड हो भाई, ठीक है। एकदम 5 स्टार क्वेश्चन है, और सच में अगर मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ तो बहुत समझदारी ये रहेगी कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं लिख देता हूँ स्किप, ताकि कोई पीडीएफ अगर बाद में पढ़े तो उसको ये चीज समझ में आ जाए। अगला सवाल ये है, द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 8 मीटर 96 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 6 मीटर 72 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज नीडेड टू कवर द एंटायर फ्लोर इज व्हाट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, मेरे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा सही में। देखो ये जो हमारे पास रूम है इसकी डायमेंशन समझो पहले, 8 मीटर 96 सेंटीमीटर, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ सेंटीमीटर में। तो आपने बोला यार कि 896 इतने सेंटीमीटर, और जो हमारे पास ब्रेथ है वो कितनी है, 672, ठीक है। मुझे क्या बताना है, द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज नीडेड टू कवर द एंटायर फ्लोर। तो यार ये हुआ टोटल एरिया, सही कह रहा हूं मैं, 896 इंटू 672। अब ये वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर होनी चाहिए, तो मान लेते कि एन नंबर ऑफ टाइल्स मेरे पास थी, ठीक है, एन नंबर ऑफ टाइल्स मेरे पास थी।
मल्टीप्लाई मैं इसको किससे करूंगा, जो एक टाइल का एरिया है। अब एक टाइल का जो एरिया होगा यार वो साइड स्क्वायर होगा, बिल्कुल, क्योंकि साइड ऑफ सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि मुझे इस एन की वैल्यू ढूंढनी है। एन की वैल्यू वही तो मुझे मिलेगी मिनिमम जब मैं एस को मैक्सिमम लूंगा। ठीक है, यानी कि मुझे मैक्सिमम स्क्वायर इसमें से ढूंढ के बाहर निकालना है। यही मेरा टास्क है इस क्वेश्चन में, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं इनको ब्रेक करना पड़ेगा। देखने में क्वेश्चन आसान लग रहा होगा पर एक्चुअल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 672 को ब्रेक करो। इसको मैं देख सकता हूँ कि 112 इंटू 6, 112 को फर्दर ब्रेक कर लो तो क्या आ जाएगा, 56, 56 का 28। तो ये बेसिकली क्या बनना है, ये आपका बनना है 7, 7 इंटू 16 इंटू 6। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया 7 इंटू 16 इंटू 6। अब इसकी बारी आ गई 896 की, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। 896 को अगर हम पहले 8 से डिवाइड करके देखें तो ये बन जाएगा 112 इंटू 8। अच्छा, अब 112 इंटू 8 आ गया तो ये चीज करने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि मुझे दिख गया कि यार 112 है। मैं 112 को अलग कर सकता हूँ। 112 मुझे यहाँ भी दिखा था, 112 मुझे यहाँ भी दिख गया। दूसरे कलर से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ताकि बाद में कोई पढ़े तो उसे समझने में आसानी हो। 112 मुझे यहाँ भी दिख गया और 112 मुझे यहाँ भी दिख गया। तो ये 112 ही तो है जिसको मैं बाहर ले सकता हूँ। 112 के संग आपके पास ये 6 था और यहाँ पर आपके पास 8 है, तो इसमें से हम एक 2 को भी बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल। यानी कि 112 इंटू 2, जो आपके पास ये साइड स्क्वायर बेसिकली है, वो हम क्या ले सकते हैं, वो हम ले सकते हैं 112 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, मैंने इंटू 2 कर लिया तो यहाँ पर आपके पास 4 रह गया, और यहाँ पर भी इंटू 2 कर लिया तो यहाँ पर आपके पास 3 रह गया। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, n की वैल्यू रहेगी ये 4 इंटू ये वाला 3, यानी कि 12। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। मैंने अपने तरीके से इसको कर दिया है। आप ही लोग कह रहे थे कि अपने तरीके से सॉल्व करो, तो ये मेरा तरीका है। ठीक है, और सच में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो, और अगर आपने वीडियो पहले से देख रखा है तो आपको एक एडवांटेज जरूर मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगला सवाल यह है आपकी स्क्रीन पर, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 9, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 26, और ये सब चीजें फिर दी गई हैं आपको, और ये तो आता होगा आप लोग को, मुझे उम्मीद है कि ये तो आप कर ही लोगे। पी क्यू प्लस आर क्यूब की वैल्यू बेसिकली होगी क्या, इनका समेशन प्लस आधा। ठीक है, तो 91, 72, 35 इनको ऐड कर लो, यहाँ पर आ गया 8 और ये हो गया 19। इसको डिवाइड कर लो 2 से तो आपके पास आ जाएगा 99। तो यार जो 99 माइनस 3 PQR है वो फॉर्मूला मुझे पता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, नीचे मैं लिख देता हूँ। ये जो वैल्यू आती है कितनी आती है, P प्लस क्यू प्लस आर बाहर लिखा होता है 9 इंटू P प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर यानी कि 81 माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, यही तो होता है ना। माइनस 3 टाइम्स होता है। ठीक है, माइनस 3 टाइम्स इनका 3 टाइम्स अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स 26 यानी कि 78। तो इसका मतलब जो आपके पास 99 माइनस 3 PQR है वो कितना आ गया, ये वाली वैल्यू, तो 3 PQR की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपके पास होगी 99 माइनस 9 इंटू 3 यानी कि 27। तो 3 PQR एक्चुअल में आपके पास आ रहा है 72, PQR की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है 24। सॉल्यूशन एकदम आसान है, समझ में आपको आ गया होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर के, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर एम। तो वैल्यू आपको बतानी है कि एम इंटू के स्क्वायर माइनस 1 ये वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, तो क्या इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि एम जो है वो क्या है मेरे पास, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, बी के स्क्वायर माइनस 1 बेसिकली क्या होगा, इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। के स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर है एक -1 जो उसके संग लिखा हुआ था। ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है एम के साथ। एम बेसिकली क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका एम है। तो आप देख रहे हो कि ये तो इससे कट गया और अल्टीमेटली क्या बच गया, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा ये तो इससे कट गया तो वही बच गया 2 टाइम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और तो कुछ हुआ ही नहीं। ये चीज इससे कट गई विच इज 2 टाइम्स के। बेसिक से करोगे बहुत आसानी से हो गया। श्यामल takes a loan from Shubham for 2 years at a rate of 8% per annum on simple interest, and after 2 years he gives back 41296 to Shubham and he completed the payment of his loan. Find the interest paid by Shyamal. देखो 2 साल के लिए लोन लिया है, 1 साल का रेट कितना है 8%, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 2 साल में हो गया 16%। अब देखो मतलब 100 अगर लिए थे तो 100 की जगह 116 वापस करे, ठीक है। 116 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, 116 की वैल्यू गिवन है कि 41296 है, तो यहां से आप मुझे बता रहे हो कि 1 की वैल्यू क्या है, ठीक है। बताओ 1 की क्या वैल्यू आएगी। 41296 डिवाइडेड बाय 116, आपके पास आया 356। पर ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा आपको बताना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ दिख रहा है कि 16 यूनिट है, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 16। लास्ट में भी देख लेते कि 6 आने वाला था, वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। लास्ट में 6 देख लेते, वैसे भी वो क्वेश्चन हो जाता। 5696 करेक्ट आंसर है। यूनिट डिजिट से कर लेते इसको तो जल्दी हो जाता। हाँ ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले शायद नहीं आया है। पहले जो क्वेश्चन आता था ना उसमें जो एक्सप्रेशन थे वो सिंपल थी, ये एक्सप्रेशन काफी अच्छा है जो क्वेश्चन में दिया गया है। आपको क्या बताना है, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो देखो मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा, ये जो चीज दोनों टर्म है ना जिनको मल्टीप्लाई करना है वो मैं दोबारा ना लिख के भी आपको बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है। ध्यान से समझना आप लोग। ये जो टर्म है वो कब आएगा, x पावर 4 वाई स्क्वायर, इसके लिए मुझे x की ज्यादा पावर चाहिए, ठीक है। इस वाले वन से तो कोई फायदा नहीं है, इस वाले वन को मैं अगले पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर लूं तो कहीं भी x पावर 4 नहीं आने वाला। ये तो ये चीज आपको पहले क्लियर होनी चाहिए एकदम। x पावर 4 कब आ सकता है, देखो यहां पर आपके पास कौन सा टर्म है, यहाँ टर्म है आपके पास -3xy स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर केवल एक x है, x को अगर x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा x पावर 4, और तो कभी केस में आ नहीं सकता, ठीक है। यानी कि जो x पावर 4 वाई स्क्वायर वाला टर्म है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही मिल सकता है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करने से आपको मिल सकता है x पावर 4 वाई स्क्वायर वाला टर्म। ये चीज आपको सबसे पहले एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है वो मुझे पता चल चुका है कि -21 है, क्योंकि -3 इंटू 7 हो गया -21। इसका कोफिशिएंट क्या निकाला मैंने, -21 निकाल लिया। अब बात करते हैं दूसरे टर्म की, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 है ये वाला। अब ये मुझे कैसे मिलेगा, देखो इसको मिलने की कुछ पॉसिबिलिटी है, देखता हूं मैं कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी या फिर क्या हो रहा है। अगेन ये जो वन है एकदम यूजलेस है, इस वन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस वन को अगर मैं अगले टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो कहीं वाई पावर 4 तो आने ही नहीं वाला। अगले में जो वाई पावर 4 है वो कहाँ है वो मैं ढूंढना चाहता हूँ, कहीं नहीं दिख रहा। वाई क्यूब है, एक वाई स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये वाला जो वाई क्यूब है अगर मैं इसको इस बिट इधर टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे वाई पावर 4 मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ मुझे वाई पावर 5 मिल जाएगा। एक बार के लिए वाई पावर 5 तो मिल जाएगा पर वाई पावर 4 नहीं मिलेगा। तो वाई पावर 4 अगर मुझे बनाना है तो मुझे कौन से दो टर्म को पकड़ना पड़ेगा, आपने बोला एक तो इस टर्म को पकड़ना पड़ेगा और एक जो टर्म ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो मुझे वाई स्क्वायर ढूंढना है। तो एक टर्म आपको दिख गया वाई स्क्वायर वाला ये, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि -3 इंटू +3, यहाँ कोफिशिएंट कितना आ गया -9, ठीक है। तो -21 -9 करेक्ट आंसर हो गया -30। तो टर्म्स को आप कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कल को यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, वो किसी भी टर्म का कोफिशिएंट पूछ सकता है, किन्हीं भी 3-4 टर्म के कोफिशिएंट का समेशन पूछ सकता है, दुनिया में कोई भी चीज पूछ सकता है। पर अगर आपको ये चीज स्ट्राइक कर गई कि ये टर्म कैसे बन सकते हैं तो आपको ध्यान देना है, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। और ये चीज आपको ध्यान देनी है कि एक जो टर्म है ना वो एक से ज्यादा तरीके से बन सकता है। जैसे अगर x पावर 4 यहाँ पर कोई और टर्म होता एक्स स्क्वायर वाला या फिर x पावर क्यूब वाला, ठीक है, और एक्स्ट्रा टर्म होता तो उससे भी बन सकता था। तो वो चीज आपको नोट करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टर्म किन्हीं दो टर्म को मल्टीप्लाई करके ही बने, उसके एक से ज्यादा चांस हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल ये है आपके सामने, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इसमें बताने को कुछ भी नहीं है। What annual installment will discharge a debt of
₹3270 ड्यू इन 3 years at 9% per annum सिंपल इंटरेस्ट। तो आप देख रहे हो पहले जो क्वेश्चन पूछा गया तो वो इससे एकदम अलग था। इस क्वेश्चन में आप फंस मत जाना। डेप्ट का मतलब आप लोग समझना, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि 100 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट है। डेप्ट का मतलब ये कि 3 साल बाद इतने पैसे पे करने हैं। अगर आपने 3 साल पहले इतने पैसे ले लिए होते तब आप 3 साल बाद पे कर रहे होते तो आपको इससे ज्यादा पे करना पड़ता, ठीक है। पर ये वो अमाउंट है जो आपको 3 साल बाद पे करना है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल नहीं है जो आप लेके चल रहे हो, ठीक है। इसलिए डेप्ट और इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब मान लेते कि आपने 100 रुपए आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब 3 साल आपने पे करी, तो ऐसे हमने लिख लिया। अगेन जो पहले एट द एंड ऑफ 1 ईयर जो आपने इंस्टॉलमेंट पे करी होगी उसके लिए 2 साल पर इंटरेस्ट वैलिड है, यानी कि आपको 18% इसका जो कि 18 है वो मिला, ठीक है। इस पर आपको 9 मिला क्योंकि इस पर 1 साल का इंटरेस्ट हुआ, इस पर आपको 0 मिला, ठीक है। टोटल आपने कितना पैसा इफेक्टिवली पे कर दिया, तो आपने बोला कि आपने इफेक्टिवली 327 रुपए पे कर दिए। 327 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3270। एक की वैल्यू आ गई 10, क्या बताना था 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू आ जाएगी 1000। करेक्ट आंसर ये है। तो डेप्ट और इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगला सवाल ये है, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में खास। ये वाला जो कंप्लीट एंगल है वो कितना हुआ, मैं क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुका हूं इसलिए मैं कर पा रहा हूं, ठीक है। 1 सेकंड लगा क्वेश्चन को पढ़ने में केवल। 90 और 60 150 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये साइड इसके बराबर, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड इसके बराबर, तो ये दोनों साइड बराबर होंगे। ये अल्फा, इधर ये अल्फा, 2 अल्फा की वैल्यू 30, अल्फा की वैल्यू 15, क्वेश्चन खत्म। और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है इसलिए मैं इसको इतनी जल्दी कर पा रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर इज व्हाट। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये होता है √2x, ठीक है। इसका मतलब यार कि जो पेरीमीटर है वो 16 है, तो यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो जो 2x प्लस √2x है वो है 16। तो आप मुझे बताओ यहाँ से x की क्या वैल्यू होगी, तो आपने बोला यार कि x की वैल्यू हो जाएगी 16/2 प्लस √2। एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, 2 प्लस √2 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब यार इसको रेशनलाइज करना सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो डिनोमीटर तो कोई है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसको रेशनलाइज करो। तो यहाँ पर आया आपके पास 2 माइनस √2, डिवीजन में भी था 2 माइनस √2, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 16, 2 माइनस √2, और डिवाइडेड में आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 रह गया, तो ये हो गया 8, ठीक है। तो 8 2 माइनस √2। अब आंसर क्या होगा, देखो आंसर आप लोग ध्यान से देखना, आंसर होगा एरिया निकालना है ना, यानी कि हाफ एक्स स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, हाफ एक्स स्क्वायर होगा, तो हाफ एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। 1/2 इंटू इसका स्क्वायर, 8 इंटू ये टर्म क्या था 8 इंटू 2 माइनस √2, इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, आपने बोला यार 64 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा 2 माइनस √2 को जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर लो, 4 और 2 हुआ 6, 6 माइनस 4√2, ये आपके पास आया। अब यार ये जो टर्म आपके पास डिनोमीटर में 2 है इसको काट दो इस अंदर वाले टर्म से, ठीक है। इससे आप एक 2 बाहर ले लो तो आपके पास आ जाएगा 64 इंटू 3 माइनस 2√2। ये हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा, और इसको आप लोग नोट करते रहना, क्योंकि एक और क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर, जिसमें आपको दिखेगा कि इस रिजल्ट की मदद से कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये चीज आप लोग चाहो तो याद कर लो, ठीक है। इसको याद कर लो, क्यों याद कर लो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन दोबारा आया वैल्यू चेंज करके, पता है एक क्वेश्चन कैसा आया जिसमें ये नहीं पूछा गया, उसमें आंसर आपको डेसिमल में दे दिया, यहाँ तो फिर भी गनीमत है कि ये आपके इस तरह से आपको आंसर दे दिया। एक ऑप्शन में आंसर जो था वो ऑप्शन में सब डेसिमल थे और काफी पास पास थे, 101 102 इस तरीके से। तो ये आप लोग याद कर लो इस रिजल्ट को, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, और इसी के बेस पर आप क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन आपको बताना है a माइनस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में यार, इसमें बताने की कोई आवश्यकता है भी नहीं, वैसे फिर भी बता देते हैं। तो क्या आएगा इसका मीन प्रोपोर्शन बताओ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि a माइनस बी की पावर हो गई 4 अंदर, और यहाँ आपको दिख रहा है कि a प्लस बी की पावर हो गई 4, ठीक है। यानी कि a माइनस बी इसका स्क्वायर भरा है, और यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर भरा है। मल्टीप्लाई कर लो दोनों को तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और इस पूरे का होल स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताऊंगा, और आपको काफी मजा आएगा ये जानकर, ठीक है, सॉल्यूशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा, मुझे ये चीज याद नहीं रहती, वैसे कुछ है नहीं इसमें। जो आपके पास ये लिखा हुआ है ना 1, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो बेसिक से पहले बता देते हैं। ये जो 1 है इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, सेक ए माइनस टेन ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आपके पास होता है 1, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आपके पास होता है 1, यानी कि जो सेक ए माइनस टेन है इंटू सेक ए प्लस टेन ए है, ये चीज 1 होती है। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ 1 के साथ, ठीक है। अब मैं इसमें से सेक ए प्लस टेन ए को कॉमन ले लेता हूँ। सेक ए प्लस टेन ए हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, अंदर आपके पास बच गया सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है। और एक हमारे पास बच गया इधर -1। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम इसको, अगर इसमें से माइनस को बाहर ले लें, ठीक है, तो वही डिनोमीटर की चीज आपके पास बन जाएगी, और डिनोमीटर आप उसको कैंसिल कर सकते हो, टेन ए प्लस वन माइनस सेक ए के साथ, ठीक है। और आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर देना, और ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या मेथड होता है, ये तो एकदम बेसिक मेथड हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेसिक। वैल्यू पुटिंग से कैसे कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से करने के लिए आपको इसकी वैल्यू लेनी पड़ती है 3 4 5, इससे करोगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन होगा। 3 4 5, बेसिकली जो साइन थीटा है उसको मैंने लिया है 3/5, ठीक है, cos थीटा को मैंने लिया है 4/5, और अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेन ए क्या होगा यार, टेन ए होगा, आपने बोला कि 3/4। सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए आपका हो जाएगा 5/4, इसमें से हम लोग कर रहे हैं -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस सेक ए, फिर से लिख लो 3/4 -5/4, और इसमें हम लोग कर रहे हैं +1। इसको सिंप्लीफाई करके देखो कि कितना आ रहा है। आपको शायद लगता हो कि इसको करने में समय लग रहा है, पर बिल्कुल समय नहीं लग रहा, ठीक है। ऊपर आपके पास आ गया 2 माइनस 1 यानी कि 1, डिवाइडेड बाय यहाँ पर है -2/4 यानी कि -1/2 प्लस 1/2 यानी कि आपके पास रह गया 1/2, ठीक है। तो आंसर में अल्टीमेटली क्या आना चाहिए, आंसर में अल्टीमेटली 2 आना चाहिए, ठीक है। अब ये 2 कैसे आ सकता है, देखो 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस 3/5, नीचे है 4/5, जो ऑप्शन करेक्ट है उसमें आपको दिख रहा है, ठीक है। तो 5 और 3 8, 8/4, ये भी 2 आ गया, तो इस चीज से आपको 2 मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से, वैल्यू पुटिंग से भी। बेसिक से भी कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस सवाल को। p माइनस क्यू होल क्यूब प्लस क्यू माइनस आर होल क्यूब प्लस आर माइनस पी होल क्यूब डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल क्यूब प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल क्यूब। तो देखो इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन, क्वेश्चन को आप लोग खुद करना, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। व्हेन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ठीक है। फॉर्मूला इसको याद रखना है, इस पर काफी बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे करोगे तुरंत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। मेटल स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर are packed in a rectangular box of dimension 12 into 4 into 4. When 24 spheres are packed, the box is filled with preservative liquid. What is the volume of the liquid? ठीक है, तो समझते हैं सवाल को। देखो क्या गिवन है कि मेटल स्फीयर जिनका रेडियस 1 सेंटीमीटर, उनको हमने पैक कर दिया एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, जिसके डायमेंशन थे 24 स्फीयर हमने डाले, बाकी का जो था वो हमने पानी या फिर किसी लिक्विड से भर दिया। तो उस लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, तो जो डिफरेंस होगा वॉल्यूम का वो लिक्विड का वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉक्स है उसके डायमेंशन जो थे, तो उस हिसाब से वॉल्यूम कितना हुआ ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो 12 इंटू फोर ये हुआ उस बॉक्स का वॉल्यूम। इसमें से माइनस कर दो वो वॉल्यूम जो कि स्फीयर ने भर दिया, ठीक है। स्फीयर ने कितना वॉल्यूम भरा, 24 स्फीयर थे मेरे पास सबसे पहले, तो पूरे यहाँ से डेसिमल में तो मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ सीधे, ठीक है। 24 इंटू, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। अब रेडियस तो 1 था, 1 का क्यूब लिखना कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी
क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कर लेते हैं, यहाँ पर आपके पास 8 आ गया, और ये कितना है 48 इंटू 4, क्योंकि हो गया 192, ठीक है। 48 इंटू 4 कितना हो गया 96 का डबल 192। और यहाँ कितना है, यहाँ आपके पास है हाँ 32 इंटू 22 डिवाइड बाय 7, तो ये आपके पास रफली आ रहा है, ये वाला आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ रही है, जस्ट अ सेकेंड, 100 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 100 पॉइंट समथिंग आपके पास आ रहा है, तो आपको दिख गया आंसर में 91 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, वो करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैंने आपको बताया था ना जो क्वेश्चन रिपीट होने वाला है ये वही है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। इसमें क्या करा उन लोगों ने कि वो जो फॉर्मूले में आपके पास आ रहा था ना 3 माइनस 2√2, उसी चीज को आपको सॉल्व करने को और दे दिया कि इसको भी आप लोग सिंप्लीफाई करो, तो √2 की वैल्यू डालकर जो आपके पास आंसर आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा। एक रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रिपीट। बस अब होगा क्या कि इसकी वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, तब आपके पास आंसर आएगा। हाँ ये क्वेश्चन यार काफी अच्छा है, और ये मैं आपको एक्चुअल में ये शिफ्ट जो थी इसके मैं सॉल्यूशन आपको करा चुका हूँ इस वाली शिफ्ट के, पर फिर भी इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। अच्छा दोनों बारी हिंदी में आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में आ गया तो क्या हुआ, सॉल्व करवा देते हैं, थोड़ी बहुत हिंदी हमें भी आती है। देखो वैसे भी क्वेश्चन तो मुझे याद ही है पहले से, सॉल्व मैं आपको ये पहले करवा चुका हूँ। एक दुकानदार है जो 22 रुपीज पर केजी में कोई चीज खरीद रहा है, और वो दो लोग को बेच रहा है 25 रुपीज पर केजी में, पर वो एक्चुअल में उनको 1 किलो नहीं दे रहा, वो एक पर्सन को 950 ग्राम दे रहा है। आपको बताने कि दूसरे आदमी को उसने कितने ग्राम दिया, गिवन दैट जो उसका टोटल प्रॉफिट था वो 7.76 रुपीज था। और यार पता है मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, और मैंने कमेंट देखा, ठीक है, और मुझे वो कमेंट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जितना सामान उसने बचाया उसका हिस्सा प्रॉफिट में जोड़ो, तब आंसर जल्दी आ जाएगा। वैसे मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ, ठीक है, वो मेथड मुझे काफी अच्छा लगा। पहले तो आप ऐसा समझो कि एक पर्सन को उसने 22 पर केजी के हिसाब से दिया, और उसने उससे 25 रुपए ले लिए। दूसरे पर्सन को भी उसने 22 पर केजी के हिसाब से दिया, उससे भी उसने 25 रुपए ले लिया। तो वैसे फायदा कितना होना चाहिए था टेक्निकली, टेक्निकली 3 रुपए का फायदा यहाँ पर, 3 रुपए का फायदा यहाँ पर, यानी कि 6 रुपए का फायदा होना चाहिए था, ठीक है। पर कुछ एक्स्ट्रा फायदा हुआ, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि यार उसने एक्चुअल में 1 किलो तो नहीं दिया ना, उसने एक आदमी को जैसे यहाँ पर 950 ग्राम बेचा, ठीक है। तो जिसको 950 ग्राम बेचा उससे उसने 50 ग्राम का फायदा ले लिया, है ना। 50 ग्राम की कीमत क्या होगी वो आप मुझे बताओ। तो देखो 50 ग्राम की अगर जो 1000 ग्राम है उसकी कीमत 22 है, कॉस्ट प्राइस अगर 22 है, तो 50 ग्राम की कीमत क्या होगी, तो आपने बोला यार कि 22 इंटू 50/1000, जो कि मैं लिख सकता हूँ 1/20, ठीक है। 50/1000 क्या हो जाएगा 1/20, ठीक है। तो इतना उसको एक्स्ट्रा फायदा मिल गया, और ये उसके जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसमें ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेम चीज यहां पर अब लिखो, यहां पर आप लोग क्या लिखोगे 22 इंटू जितना भी उसने फायदा कमा लिया, मैं मान लेता हूँ कि x ग्राम का फायदा लिया 1000 ग्राम पर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पर्सन से प्रॉफिट ले लिया एक्स्ट्रा, कम सामान देकर, तो ये जो टोटल प्रॉफिट है ये आपका 7.76 है। तो ऐसे करोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। और ये मेथड मुझे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में मेरे को किसी ने बताया था और वो मैं समझ गया फिर, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आ रहा है। तो 7.76 में से पहले तो 6 माइनस कर लेते हैं, तो रह जाएगा 1.76। 1.76 में से हम लोग हटा देते हैं 1.1, जो कि यहाँ पर दिख रहा है हमको, तो आपके पास आ गया 0.66, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो कितनी आ गई 30 आ गई, ठीक है। 30 आपके पास आ गई x की वैल्यू, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आएगी। 1000 में आप लोग 30 को माइनस कर दो, 970 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 0.66 हमारे पास आया था, उसको हमने मल्टीप्लाई करा 1000 से, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, फिर हमने उसको डिवाइड कर लिया 22 से, ठीक है। तो ये मेथड काफी अच्छा है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये मेथड। ये क्वेश्चन भी मैं आपको उसी वीडियो में करा चुका था, और इसका भी मुझे एक सोल्यूशन मिला था कमेंट बॉक्स में, कि मैटर नहीं करता कि यहाँ पर एक्स ए को क्या ले रहे हो, ठीक है, आंसर आपका फिर भी सेम आएगा, ठीक है। उस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं ना, मैंने आपको वीडियो जस्ट इससे पहले दी थी, उसमें मैंने वैल्यू डाल के करवाया था, ठीक है। और एक मेथड ये भी है कि इनकी जो वैल्यू है ये मैटर नहीं कर रही, ठीक है, मे नॉट मैटर, ऐसे लिखते हैं मे नॉट मैटर, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं कि आप इनकी कुछ भी वैल्यू ले लो उससे आंसर आएगा, पर लिख देते हैं मे नॉट मैटर, यानी कि अगर इनको जीरो ले लें, ठीक है, तो कॉस जीरो बना ऊपर, यानी कि जो 1/a है वो बराबर है 1/b के, और ये बराबर है 1/c के, ठीक है। तो एबीसी की वैल्यू 1 हो गई, एबीसी की वैल्यू ही अगर 1 हो गई तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा
तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, जो कि हो गया 4। ठीक है, और मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर मे नॉट मैटर, क्योंकि हो सकता है कि कल को यहाँ पर कुछ फेरबदल कर दिया जाए और तब एक्चुअल में वैल्यू डाल के ही आंसर हो। पर मानते हुए कि यहाँ पर a बराबर 60 और x बराबर 15 ना भी होता, अगर a बराबर 30 और x बराबर 45 होता, तो भी शायद आपका सेम ही आंसर आ रहा होता। इसको आप लोग चेक करना और आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। बेसिक से कैसे करना है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग लास्ट वीडियो को चेक कर लेना, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, जिसमें मैंने आपको पूरी शिफ्ट सॉल्व करवाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका था, इसमें कुछ खास था नहीं। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला बस आपको अगर याद है, एलजेब्रा अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है ना, तो आपको ये चीज आनी चाहिए यार। सम ऑफ रूट बेसिकली क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस 6 डिवाइड बाई 1। और इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट माइनस माइनस 15 डिवाइड बाई 1, तो 6 और 15 आंसर आ गया 21। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। cos ऑफ a माइनस अल्फा बराबर p, sin ऑफ a माइनस बीटा बराबर q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2pq sin अल्फा माइनस बीटा। तो पहले आप लोग एक चीज बहुत ध्यान से समझना है यार, कि ये जो कैपिटल ए था ये गायब हो गया ना अचानक से। आप देखो इधर, यहाँ पर मेरे पास एक कैपिटल ए था, इधर भी था एक कैपिटल ए, अब क्वेश्चन में वो कहीं नहीं है, तो इस कैपिटल ए की रेलेवेंस कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं इस ए को अपने मन से जीरो कर रहा हूँ। ठीक है, इसी को मैंने अपने मन से जीरो कर दिया, और कर भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं कि जीरो नहीं कर सकते। यानी कि जो कॉस ऑफ माइनस अल्फा है, देखना क्वेश्चन कितना आसान हो गया। कॉस ऑफ माइनस अल्फा सिंपली कॉस अल्फा होता है। ठीक है, तो कॉस अल्फा आपके पास पी आ गया। साइन माइनस बीटा क्या होता है, माइनस साइन बीटा। तो यार जो माइनस साइन बीटा है वो कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया मेरे पास क्यू। ठीक है, इतना आसानी क्वेश्चन हो गया केवल ए बराबर जीरो करने से। अब क्वेश्चन को करो, अब मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2pq अल्फा माइनस बीटा। और अब आप देखो मैं फिर से कुछ वैल्यू डालने वाला हूं, मैं इस p को 1 ले रहा हूं। ठीक है, तो कॉस अल्फा आपका अगर 1 है, कॉस अल्फा अगर आपका 1 है, तो अल्फा कितना होना चाहिए, अल्फा आपको होना चाहिए 0 डिग्री। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और क्यू को मैं 1 ले रहा हूं, अगर मैं क्यू को 1 ले रहा हूं तो साइन बीटा माइनस 1 आया। इस हिसाब से बीटा कितना होना चाहिए, अब देखना साइन बीटा अगर माइनस 1 है ना यार, तो साइन बीटा अगर आपका माइनस 1 है तो हम बीटा को 90 नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये आपको लेना पड़ेगा 270। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे सोल्व करो। अब मेरे पास क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, तो 0 माइनस ये आपका बीटा आ गया, अल्फा आपका ये आया था, ये आपका क्या बीटा। तो कॉस स्क्वायर माइनस 270 डिग्री, तो स्क्वायर हो रहा है, माइनस कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं है। ठीक है, cos 270 की वैल्यू आप मुझे बताओ कितनी आती है, तो cos 270 की वैल्यू आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू आपके पास जीरो आती है, तो ये चीज तो जीरो हो गई। ठीक है, तो 0 प्लस 2 टाइम्स पी क्यू इंटू पी क्यू की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, पी और क्यू की क्या वैल्यू है 1 और 1, तो 1 इंटू 1। ठीक है, और अब वहां पर क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा ये देखना कितना आ जाएगा, ये मेरे पास हो गया साइन ऑफ माइनस 270 डिग्री। ठीक है, अब साइन ऑफ माइनस 270 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 270, जो कि माइनस माइनस 1 प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में 2 डालना है, 2 आ रहा है प्योर क्यू की वैल्यू लेने पर, तो ये तो आपके पास कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। ठीक है, इसको हटाओ, ये कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको भी हटा दो, क्योंकि प्योर क्यू दोनों 1 है। ठीक है, दोनों 1 है तो ये वैल्यू 1 आ रही है, और ये वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, तो ये हो गया करेक्ट। ये आपके पास 2 आ रहा है, ये आपके पास आ रहा था 1, इसको भी हटाओ। तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही मिनिमम स्टेप में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। ठीक है, अगला सवाल ये है आपके सामने, और फिर से इंस्टॉलमेंट का ही कोई सवाल है, लगता नहीं मुझे बताने की कोई जरूरत है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। अ सम ऑफ रुपीज 18,000 is lent at compound interest 18% per annum compounded half yearly. Loan is repaid after 18 months and rounded off to nearest 10 rupees. Interest paid is equal to, तो वही बात है यार कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ लिया 18 महीने में कितना हो रहा है, और हाफ ईयरली यानी कि 9% की एक साइकिल है, 9% की एक साइकिल है, 3 साइकिल हमको चलानी है। ठीक है, 9% की एक साइकिल है, और ऐसे हमारे पास 3 साइकिल्स हैं, 18 महीने में 3 साइकिल तो हो जाएंगी। ठीक है, 9% 1 साइकिल का रेट है, यहां से आपको बताना है कि इस पर कितना बनेगा। ठीक है, और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, इतना ही तो है। तो कई तरीके हैं करने के, कैलकुलेशन में हर तरीके में आप फंसने वाले हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनाया गया है एक्चुअल में। ठीक है, इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, क्वेश्चन एक्चुअल में कैलकुलेटिव है।
कैसे डील कर सकते हैं देख लेते हैं। 9% की जब 2 साइकिल होती है ना, तो वैसे इफेक्टिव रेट क्या हो जाता है, 9 + 9 यानी कि 18%, 0.81। ठीक है, एक इसमें 9% की और है, एक इसमें 9 की और है, तो वैसे कितना हो जाएगा, इनको ऐड करो तो आपके पास आया 27.81। और फिर से इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, ए बी अपॉन 100। ठीक है, तो 18.81 इंटू 9 और डिवाइड कर लो 100 से, तो आपके पास आया 1.69 एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं 27.81 में, तो आपके पास आ जाएगा 29.5%। इतना इफेक्टिव रेट आपके पास है, रेट परसेंटेज। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 से। ठीक है, 180 से, तो आपके पास आएगा 5310। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 से, 29.5 इंटू 180, तो आपके पास ये आंसर आएगा 5310। ये करेक्ट आंसर। और एक्चुअल में कैलकुलेशन है यार, ठीक है, आप सोचो कि क्वेश्चन आसान है, नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। इतनी कैलकुलेशन में एग्जाम में करनी होती है तो दिक्कत हो जाती है, मेरी बात मानिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इफ ए 12 21, बी 3p एंड सी 90 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद एसी हाइपोटेनस, तो p की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफी। राइट एंगल ट्रायंगल है, एसी हाइपोटेनस है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल है वो बी है, 90 वाला, ये आपका एसी हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखना यार कि राइट एंगल यानी कि ए बी और बी सी आपके राइट एंगल पर है, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज थोड़ी बहुत होगी तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, ए बी और बी सी, इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1, m1 m2 -1। ठीक है, अब इसका जो स्लोप है वो स्लोप कितना है ए बी लाइन का, तो स्लोप का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। स्लोप के फॉर्मूले में मैं लिखूंगा p-21 बटे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा p-21 लिए ना, तो नीचे आपके पास आ जाएगा 3-12। ये तो स्लोप हो गया ए बी का। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग बीसी के स्लोप से, तो बीसी का स्लोप कैसे लिखेंगे, इसको लिख लो आप लोग p-0 डिवाइड बाय, यहाँ पर है 3-9। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई -1। ठीक है, तो p-21 इंटू पी, ये वैल्यू किसके बराबर है, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि माइनस माइनस दोनों तरफ हट जाएगा। ये आपके पास कितना आ गया, 6 × 9, और वहां पर -1 है, यानी कि -54 ही आ रहा है। ठीक है, तो P इंटू 21 माइनस पी जो है वो वैल्यू 54 है। अब दिख गया आपको 54 कब आता है, 18 × 3 करने पर, तो जो P है आपका वो 3 आ गया। ऐसे इस क्वेश्चन को करोगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आराम से इसको कर सकते हो। कुछ खास इसमें है नहीं क्वेश्चन में, फिर भी बता देते हैं आपको। AO बराबर 4, OC बराबर 4x-2, OD बराबर 2x+4, OB बराबर x+1, x की वैल्यू आपको बतानी है। सिमिलरिटी लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, और कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरिटी लगाते हैं ना, आंसर ले आना, फिर भी बता सॉल्व करके दिखाई देते हैं। चलिए वीडियो बना रहे हैं तो सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या सिमिलरिटी इसमें लगती है, ट्रायंगल AOB आपका सिमिलर होता है ट्रायंगल COD के। ठीक है, यानी कि अगर हम AO अपॉन OC लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, 4/OC की वैल्यू क्या है, 4x-2, ये बराबर होना चाहिए OB जो कि है x+1 डिवाइडेड बाय OD। OD की वैल्यू है 2x+4। मैं आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो और क्वाड्रेटिक में फंस जाओ, या आप चाहो तो ऑप्शन से वैल्यू डाल दो। ठीक है, ऑप्शन से वैल्यू डाले के 3 डाल के चेक कर लेते हैं एक बार। तो 4/10 किसके बराबर हो गए, 3 डाले तो यहाँ पर भी 4 आ गया और यहाँ भी 10 आ गया। ठीक है, यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, सिंप्लीफाई करो पहले उसको। जो ऊपर चीज लिखी हुई है वो क्या है, x+4 का होल स्क्वायर, नीचे लिखा है 2 टाइम्स x-1, ऊपर लिखा है x-1 इंटू x+1, नीचे आपको यार सीधे सीधे दिख रहा है कि x+1 इंटू x+4 है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, एक x+4 इस यहाँ से कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास, मेरे पास बच गया यार x+4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 2026/2, करेक्ट आंसर हो गया 1013। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिज्यूम करेंगे।
द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर 20 and 34. वन ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताना है. ठीक है, तो पहले ट्रेपेजियम ड्रॉ करो. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना, तो ध्यान देना कि ये दोनों साइड बराबर है. अगर ये आपका 25 है तो इधर ये भी 25 है, और ये 20 है, ये 34 है. तो बहुत ही आराम से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम लोग. यहाँ भी ड्रॉप कर दिया. इतना सा हिस्सा 20 हुआ, बाकी का 14 का आधा, ये हो गया 7, ये भी हो गया 7. अब इसका एरिया देखो, 7 24 25, तो ये आपका 24 आ गया, ये भी 24 आ गया. हाइट, ठीक है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? h इंटू ए प्लस बी बाई 2. एच आपने निकाल लिया 24 है, 24 इंटू 54, सॉरी 20 प्लस 34 यानी कि 54 डिवाइडेड बाई 2. तो कितना आंसर है? 24 इंटू 27. ये करेक्ट आंसर 648. तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी. काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करे हैं, क्लोज टू 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं. इसका एक पार्ट सेकंड भी आएगा जिसमें बाकी के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, और प्लीज़ आप लोग उसको भी देखना. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन वो भी आपके लिए रहेगा. तो बस इतना ही आज की वीडियो में. बाय बाय एंड टेक केयर.